दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी स्टूडेंट भाई इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को एक सीरीज़ लाया हूं जिसमें आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के सारे जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी डाटा है, सभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 4 लेक्चर 5 लेक्चर दे चुका है भाई, जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताया गया। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। तो उन सभी चीज़ों को देखने के बाद आप इस लेक्चर पे आइए, क्योंकि अब यहाँ पे हम 1957 से बात की, 1857 से बात करना चालू किया है भाई। 1919 के कांड पे आ गए हैं। तो 1919 में एक कांड होता है मेरे भाई, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। आखिर रॉलेट एक्ट था क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी से जो भी मूवमेंट किया था, जो भी आंदोलन किया था, उसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को सीक्वेंस में बोलना है और जहाँ बैठे हैं वहीं से बोलिए भाई। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था भारत में, तो बताएंगे चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद आंदोलन कब होता है? 1918 ईस्वी में होता है। खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1918 ईस्वी में होता है। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 ईस्वी में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में होता है। और लास्ट है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने जी किया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का यह सबसे बड़ा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इसमें महात्मा गांधी जी ने बहुत ही जोशीला भाषण दिया। इसमें लोगों को बताया कि अगर अब हम आज़ाद नहीं हुए तो फिर भारत कभी आज़ाद नहीं होगा। ठीक है, जिससे लोग क्या हुए, बहुत ही वो हुए, मतलब एक्साइटेड हुए, कि प्रसन्न हुए कि अगर हम अब स्वतंत्रता ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम जानते हैं रॉलेट एक्ट की बात। ठीक, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने लाया था। ठीक, तो रॉलेट एक्ट को कौन लाता है? सर सिडनी रॉलेट लाता है भाई। यह इसके माध्यम रॉलेट एक्ट था क्या मेरे भाई, कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि लोगों को बिना अपील, बिना दलील और बिना किसी वकील के गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, यानी लोगों की भीड़ जहां दिखती थी वहां पे रॉलेट, ये जो सर सिडनी रॉलेट ने एक्ट लाया था, इसके माध्यम से क्या बताया गया कि अगर लोगों की भीड़ दिखाई देती है तो उनको बिना अपील, बिना दलील, बिना किसी वकील के इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, तो हुआ क्या, ये तो आपका रॉलेट एक्ट बताया गया, लेकिन लोगों ने इस रॉलेट एक्ट को क्या बताया कि यह तो काला कानून है, यानी अंधा कानून है। इन सभी चीज़ों की, इसे काले कानून की उपाधियां देना चालू कर दी लोगों ने। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाइयों। तो रॉलेट एक्ट को क्या बताया गया, तो रॉलेट एक्ट को हम क्या बता दिए? काला कानून। कहें तो काला कानून है, मतलब लोगों की सुनवाई ही नहीं हो रही है इसमें, तो इसे हम क्या कह दिया? काला कानून कह दिया। यानी रॉलेट एक्ट को इस वे में आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी भाई, आप लोग ऐसे ही बता देंगे कि 1919 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, 1922 में क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को आप लोग बता देंगे। ठीक है, मैं रिवीजन के पर्पज से आप लोगों को सारी चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए रॉलेट एक्ट को क्या बताया इन्होंने? रॉलेट एक्ट को इन्होंने क्या बताया? काला कानून। लोगों ने बता दिया कि यह तो काला कानून है, यानी रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो वो पूछा जा सकता है कि 1919 में 1919 का काला कानून क्या था, तो आप लोग बता देंगे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, मैंने अभी आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए। पंजाब के अंदर रॉलेट एक्ट जो है, पंजाब के अंदर रॉलेट एक्ट के द्वारा क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, वो क्या करते थे कि लोग अपना समूह बना के क्या करते थे, आज़ादी के बारे में वो लोग रणनीतियाँ बनाते थे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से क्या कर लिया गया, जो क्रांतिकारी नेता थे, जो रणनीति बना रहे थे कि हमें कैसे भारत को आज़ादी दिलवाना है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर वो लोग बात करते थे। जहाँ पे देखते थे कि ये लोग आ गए हैं, तो वहाँ 3-4 लोग इकट्ठा हुए, इनके अंग्रेजों यानी ब्रिटेन के जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, यानी पंजाब के अंदर रॉलेट एक्ट के द्वारा क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अप्रैल 1919 को, ये मेन पॉइंट है मेरे भाई, इसको ध्यान में रखेंगे। 9 अप्रैल 1919 को किचलू और सैफुद्दीन को, यानी सैफुद्दीन और किचलू को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इनके रिहाई के लिए क्या करेंगे? लोग मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग करेंगे तो हमारा रॉलेट एक्ट कहता है कि अगर लोग जहां दिखाई देते हैं वहां पे उन लोगों को तुरंत क्या करो? गिरफ्तार करो। ठीक,
तो रॉलेट एक्ट के माध्यम से अब यहाँ पे देखेंगे तो इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग क्या कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। सैफुद्दीन और किचलू को रिहाई के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जलियांवाला बाग में मीटिंग करने से क्या हुआ भाई, यहाँ पे सैफुद्दीन और किचलू के रिहाई के लिए जलियांवाला बाग में मीटिंग की, जिसमें एक नरसंहार हुआ। हाँ, तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, अब इसके आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। सैफुद्दीन और किचलू के वहाँ पे तो आप लोग देख चुके होंगे। 9 अप्रैल को किचलू और सैफुद्दीन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी रिहाई के लिए क्या किया जाता है, जलियांवाले बाग में एक मीटिंग रखते हैं और उनमें इनको रिहाई के लिए बातें करते हैं, ठीक है। उस समय क्या होता है, सिखों का वैसाखी त्यौहार मनाया जा रहा था उसी मेले में। तो क्या हुआ कि लोग सोचे कि वहाँ उस मेले में हम लोग अपनी बात भी कर लेंगे और मेले में कोई जान भी नहीं पाएगा। लेकिन हुआ क्या था, उस समय रॉलेट एक्ट चल रहा था मेरे भाई, रॉलेट एक्ट आया था। तो उसमें यही था कि लोग अगर इकट्ठा दिखाई देते हैं तो उन पे दंड का प्रावधान किया जाए। आगे होता क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, अब आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और बहुत ही निर्मम हत्या की जाती है इस बाग में, ठीक है। तो लोगों को बहुत ही निर्दयता पूर्वक मारा जाता है भाई इस बाग में, ठीक। तो ये कहाँ पे है, अमृतसर में है। जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में है। इस बात को ध्यान रखें, पंजाब के अमृतसर में है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वो कब होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है भाई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। कई बार आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग है, मैं आप लोगों को इमेज के माध्यम से भी हो सकेगा तो दिखाऊंगा, लेकिन इसमें इमेज वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। इस समय हुआ क्या करता था, मैंने बताया कि सिखों का वैसाखी त्यौहार चल रहा था। इसमें लोग इकट्ठा हुए थे और मेला तो चल ही रहा था भाई। मेले में अपना सब कुछ जैसा होता है वैसे कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, क्रांतिकारी नेताओं ने भी आके भाग लिया और उन लोगों ने किचलू और सैफुद्दीन के रिहाई के लिए बातें कर रहे थे, ठीक है। इसमें हुआ का, अब हमें पता चल गया कि अब लोग तो यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अब ये जो रॉलेट एक्ट का आया था उसके माध्यम से क्या कर दिया, लोगों की भीड़ को देखकर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश पारित कर दिया, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया कि लोगों को बताया, कुछ लोगों ने बताया होगा, भारत के ही लोग होंगे, जैसे बताया जाता है। यहाँ पे एक भारत का ही व्यक्ति था जो उसका नाम याद नहीं आ रहा है, उसी ने बताया जनरल डायर को कि जलियांवाला बाग में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें वो बहुत ही कि गुस्से में आता है। जनरल डायर कहा कि मैंने जो नियम दिया है उसके खिलाफ ये लोग जा रहे हैं, अब इन लोगों को मरवाना चाहिए, ठीक है। यानी उसमें क्या हुआ, वो बहुत ही गुस्सा होता है और उसने आदेश देता है अपने सैनिकों को कि जाओ जलियांवाला बाग में गोली चला दो, ठीक है। तो इस तरीके की बात होती है। तो जैसा कि बताया जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। यानी हमें कौन दुख दे सकता है ये तो हम खुद ही जाने, हमें तो दुख अपनों ही देते हैं, हमें दुख तो अपने ही देते हैं भाई, ये सब जानते हैं। अपने दुख नहीं देंगे तो कौन दुख देगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है भाई, कुछ सिंह करके था, उसने ही जाके जनरल डायर को बताया था, ठीक है। तो आगे क्या होता है, जनरल डायर अब यहाँ पे गोली चलवा देता है, गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय क्या करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो नाइट की उपाधि त्याग देते हैं और बताया कि अंग्रेजों में तुम्हारी कोई भी उपाधियों को धारण नहीं करूंगा। और महात्मा गांधी जी ने वो उधर अपनी कौन सी उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसमें लोग बहुत परेशान हुए कि अरे ये तो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, इसमें लोगों की इतनी मृत्यु हो गई। तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि उन लोगों ने इन भारतीयों का मन भटकाने के लिए, इनके दिल को रखने के लिए क्या किया, एक आयोग बैठा दिया, जिसमें आयोग में सारी चीज़ें इन्हीं की होंगी, ठीक है। इनका ही सुनाई होगा और भारतीय लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे लोग होंगे वहाँ पे हमारी ही तो सुनवाई होगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच हुआ, जिसे 2 प्रकार का जांच होता है, एक हंटर आयोग होता है, एक मदन मोहन मालवीय अपनी तरह से जांच करते हैं, ठीक है। तो 2 लोगों की जांच होती है। इसमें हंटर आयोग में बताया जाता है कि इसमें जनरल डायर जो है ये निर्दोष है, ठीक है। लेकिन जनरल डायर ने बताया कि इसमें कुल 379 पीपुल मारे गए, ठीक है, यानी 379 लोग मारे गए। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने बताया कि इसमें जनरल डायर की
जनरल डायर दोषी है। जनरल डायर को इतना जल्दी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था कि तुरंत गोली चलवाओ, ठीक। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें बहुत हजारों 1500 लगभग 2-3 हज़ार के आसपास लोगों को बताया जाता है मदन मोहन मालवीय के द्वारा कि इतने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन इसमें इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी था, इसमें जनरल डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग इसे दोषी साबित किए थे। अब इसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है उधम सिंह। अब ये करेगा खेला, क्या करेगा, खेला करेगा। 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर उधम सिंह ने डायर को गोली मार दी। यह जाता है बहुत ही संघर्ष करके जाता है। इसका लक्ष्य ही रहता है, जैसे कि आप लोगों का भी लक्ष्य होगा कि हमें जेई बनना है। अब कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमें जेई बनना है। भाई उधम सिंह ने भी बहुत ही पैसा इकट्ठा करके लंदन जाता है, ठीक है। पैसा इकट्ठा करके लंदन जाता है और लंदन में पता लगाता है कि जनरल डायर कौन है, जनरल डायर कौन है। ये उसी समय जहाँ अपना प्रतिज्ञा लेता है कि मैं उधम सिंह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक मैं जनरल डायर को मार नहीं दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से उधम सिंह की प्रतिज्ञाएं थी भाई। वह जाता है 1940 ईस्वी में, यानी 21 वर्ष बाद जाता है। 1919 में और 1940 में जाता है, यानी 21 वर्ष के बाद यह लंदन में जाता है। बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके लंदन में पहुंच गया भाई। अब वहाँ पे जनरल डायर को ढूंढने लगा कि कहाँ है जनरल डायर, कहाँ है जनरल डायर। तो जब इसी जनरल डायर को देखता है तो वो लोगों से पूछता है क्या यही जनरल डायर है। तो लोग बताते हैं हाँ यही तो है जनरल डायर। तो यह अपनी पिस्टल को निकालता है और जनरल डायर को बहुत सारी गोलियां उसके सीने में डाल देता है, ठीक है। यानी यहाँ पे किसकी मृत्यु हो गई, जनरल डायर की मृत्यु हो गई। यानी 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया। यानी जब उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया तब वहाँ के सैनिक आ गए, ठीक है। लंदन में सैनिक आ गए और उन्होंने बताया कि लो ये पिस्टल मैं केवल जनरल डायर को मारने के लिए लाया था और किसी को नहीं। अब मुझे तुम लोग गिरफ्तार कर लो। तो वहाँ पे जनरल डायर को इसको उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया भाई और उसे लंदन में ही फांसी दे दी गई, ठीक। तो इसके आगे की कहानी मैं देखूंगा। यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट क्लास है चौरी चौरा कांड। अब इसके आगे वाला जो क्लास होगा चौरी चौरा कांड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।